हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। आज हम लोग बात करेंगे भारत से हम क्या सीखें इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में, जिसमें हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न भी शामिल होगा और दीर्घ उत्तरीय भी प्रश्न शामिल होगा। प्रत्येक प्रश्न का हम क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर के बारे में हम आज बात करेंगे। भारत से हम क्या सीखें, इसके लेखक हैं मैक्स मुलर, और इनके बारे में हम बात करें तो इनका जो पूरा नाम है वो है फ्रेडरिक मैक्स मुलर। पूरा नाम क्या है मैक्स मुलर का? तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर है। ये जो चैप्टर है ये कक्षा 10 के लिए यानी क्लास 10th के लिए, जितने भी बच्चे बिहार बोर्ड से संबंधित हैं क्लास 10th का एग्जाम इस बार देने वाले हैं, उनको आप लोग जितना जल्दी से जल्दी हो इस चैनल से जोड़ते जाइए, ताकि उन लोगों का जो पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ है कोरोना के वजह से, लॉकडाउन के वजह से, वे लोग अपनी पढ़ाई को निरंतर कंटिन्यू रख सकें, उनका पढ़ाई स्लो ना हो और वो फटाफट इस वीडियो का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकें। हमको एक स्लोगन भी याद रखना है, कोरोना को हराना है। ऑनलाइन पढ़ के हमें क्या करना है, तो 100% नंबर लाना है, एक भी नंबर कम नहीं होना चाहिए। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मेरा नाम है बीके सर, तो आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन प्रत्येक क्वेश्चन का लाइन बाय लाइन। सबसे पहले हम बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है भारत। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? लेखक वही लेखक जिनका नाम है मैक्स मुलर। तो मैक्स मुलर क्या कहते हैं कि समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्यों से परिपूर्ण देश है भारत। यानी पूछेगा क्वेश्चन कि समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्यों से परिपूर्ण कौन सा देश है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, आंसर बताना है भारत है। लेखक ऐसा क्यों कहते हैं, यानी मैक्स मुलर ऐसा क्यों कहते हैं, ये बताना है। तो भारत एक ऐसा देश है जहां मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार हुआ है। यहाँ की जो जीवन है, यहाँ की जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं के ऐसे समाधान यहाँ पे ढूंढ निकाले गए हैं जो विश्व के दार्शनिकों के लिए बहुत ही चिंतन का विषय है। यहाँ जीवन को सुखद बनाने के लिए उपयुक्त ज्ञान का भी व्यवस्था है, वातावरण का भी सानिध्य यहाँ पे मिलता है, जो भूमंडल में अन्य किसी भी जगह यानी अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता है। ये कौन बता रहा है? तो ये बता रहे हैं हमारे इस चैप्टर के जो लेखक हैं, जिनका नाम है मैक्स मुलर। और पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है इनका फ्रेडरिक मैक्स मुलर। क्या नाम है? फ्रेडरिक मैक्स मुलर। ये याद रखना है कि फ्रेडरिक मैक्स मुलर इनका नाम है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर। ठीक है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर इनका नाम है। ये जन्म इनका हुआ था जर्मन के डेसाउ नामक नगर में, जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। ठीक है, और इनके बारे में सबसे विडंबना ये है, और इनके साथ एक ऐसा दुखद घटना हुआ था जिसमें हमें पता चलता है कि जब ये मात्र 4 वर्ष के थे तभी इनके पिता का निधन हो गया था। पिता का नाम क्या था? विलहेल्म मुलर नाम था इनके पिता का। अगला क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? यानी सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं, इन दोनों के बारे में बताना है। तो लिखेंगे कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन भारतीय ग्रामीण जीवन में हो सकते हैं। जब हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किए थे इसको, तो बताए थे कि जो भारत का दर्शन हो सकता है वो ना तो मुंबई में, ना तो कलकत्ता में, ना तो किसी बड़े शहरों में हो सकता है। और सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? केवल और केवल ग्रामीण जीवन में, यानी गाँवों में हो सकता है। ग्राम्य संस्कृति में सच्चा भारत निहित है। और क्योंकि यानी पूछा है क्यों, तो क्योंकि प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना ग्रामीणों में क्या होता है? कूट कूट के भरा होता है। किसी शहर में रहने वाले लोगों के अंदर ये चीज़ें नहीं पाई जाती हैं कि जिनके अंदर सच्चाई हो, प्रेम हो, करुणा हो और सहयोग करने की भावना हो। ऐसे शहर में रहने वाले लोगों के अंदर ऐसी भावना प्रतीत नहीं होती है। इसीलिए सच्चे भारत के दर्शन गाँव में ही होते हैं, और गाँव में ही, क्योंकि गाँव में क्या पाया जाता है आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों वांछनीय है, ये भी बताना है। तो भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की जो आवश्यकता है वो यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है, क्योंकि भारत से ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान होने पर यूरोपियन लोगों की अनेक समस्याओं का निदान भी संभव
हो पाता है। इसीलिए इसमें लेखक ने बात किया है कि हम यूरोपियन लोगों को भारत से सीखने की आवश्यकता है, भारत के सभ्यता और संस्कृति को अपनाने की आवश्यकता है। न तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उन मेसोपोटामिया वगैरह के सभ्यताओं को अपना लेते हैं, जबकि उससे हमें कुछ खासा अंतर नहीं पड़ता है और ना ही हम उसके माध्यम से आगे बढ़ पाते हैं। तो हमें ज़रूरत है भारत के सभ्यता और संस्कृति को समझने की, अपनाने की और पहचान सकने वाली दृष्टि की भी हमें आवश्यकता है। आगे कहते हैं लेखक ने किन विषय, अगला क्वेश्चन है, लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया। यानी यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में, यानी विशेष क्षेत्र का मतलब हो गया जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, तो उसको विशेष क्षेत्र कहा जाता है। तो उसी के बारे में कहते हैं कि लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान बताया है। तो यहाँ पे लेखक बात करते हैं और लेखक बताते हैं, यानी लेखक ने बताया है कि जिन्हें भूविज्ञान का अध्ययन करना है उनके लिए भारत सबसे अच्छा है, यानी भारत का ज्ञान उन्हें हो जाना चाहिए। वनस्पति जगत में अगर आपको ज्ञान चाहिए तो भारत का अध्ययन करना जरूरी है, भारत में आना जरूरी है। जीवों के लिए अगर अध्ययन करना है, यानी जीव विज्ञान में अध्ययन करना है, जीवों का अध्ययन करना है, तो भारत में पहुंच जाइए। पुरातत्व के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो पुरातत्व के लिए यहाँ पे उत्खनन का कार्य हमेशा चलते रहता है, आपको भारत में आना चाहिए और भारत से सीखना चाहिए। नीति शास्त्र के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं, रुचि रखते हैं, तो उसके लिए भारत ही सबसे अच्छा जगह है। जैसे इन सारे जैसे विषयों में अगर विशेष अभिरुचि है आपका, तो उन्हें भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है, यानी आपको भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान काफ़ी आवश्यक है। यहाँ पे एक और बात बता दें कि ये जो विद्वान यानी विश्व विख्यात जो लेखक थे मैक्स मुलर, इनके बचपन में ही ये संगीत में निपुण हो गए थे। यानी ये पॉइंट याद रखना है कि मैक्स मुलर बचपन में ही किस में निपुण हो गए थे, तो संगीत में निपुण हो गए थे और इनको बचपन में ही 2 भाषाओं का काफ़ी अच्छे से नॉलेज हो गया था। एक था लैटिन भाषा, एक कौन सा था, एक लैटिन भाषा था, याद रखना है। यानी बचपन में ही 2 भाषाओं का इनको नॉलेज बढ़िया से हो गया था, एक लैटिन भाषा था और एक कौन सा था, तो एक था ग्रीक भाषा। इन 2 भाषाओं के बारे में इनको बचपन में भरपूर नॉलेज हो गया था और ये बचपन में ही संगीत भी अच्छे से सीख चुके थे, निपुण हो चुके थे, निपुण लिखेंगे, ठीक है, कि निपुण हो चुके थे, ठीक है। आगे हम बात करेंगे तो लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हवाला दिया और क्यों दिया। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे आप लोगों को एक बार बता देते हैं वारेन हेस्टिंग्स का जो कहानी है। कहानी ये था कि वारेन हेस्टिंग्स जब भारत का गवर्नर जनरल बन के आया था, क्या गवर्नर जनरल बन के आया था, तभी का ये बात है। यानी जब ये गवर्नर जनरल बन के आया था भारत का, तो वाराणसी के पास पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था, वाराणसी के पास पहुंचा था। वाराणसी कहाँ है, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। वाराणसी में पहुंचा तो उसे 172 दारीस नामक सोने के सिक्के मिले और उसने क्या किया कि उन सिक्कों से भरे घड़े को मिला जब उसे, तो उसे उन सिक्कों को अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल के सेवा में भेजवा दिया। कहाँ भेजवा दिया, निदेशक मंडल के सेवा में भेजवा दिया। यह समझ के भेजवा दिया कि यह एक मेरे ओर से उपहार होगा और इस उपहार के माध्यम से मालिकों की दृष्टि में हमारा उदार व्यक्ति के रूप में एक प्रमाणित हम बनेंगे कि हम एक उदार व्यक्ति हैं और मालिक हमारा खुश हो जाएगा हमारे प्रति और अच्छा उसका नज़रिया हो जाएगा। लेकिन ये जो मालिक था यानी ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसे उस महत्व के बारे में समझ में नहीं आया और ना समझने का प्रयास किया, क्योंकि वे लोग तो केवल धन के लालची व्यक्ति थे। उन्होंने इन मुद्राओं को गला डाला और जब वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड लौटा वापस, यानी अपने स्वदेश वापस लौटा, तो वे स्वर्ण मुद्राएं जो थी वे नष्ट हो चुकी थी, जिसके बाद उसे इस बात का काफ़ी अफसोस हुआ और वह जान करके काफ़ी उदास भी हुआ कि ये बहुत ही गलत हुआ। यानी हमें इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के भविष्य के बारे में ऐसा नहीं होने देना चाहिए। यानी हमें ये ध्यान देना चाहिए कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमारे जीवन में ना हो और हमें अपने जो बुजुर्गों का धरोहर है, यानी हमारे पुराने धरोहरों को बचा करके रखना चाहिए। अन्वेषण का विषय था। यानी यहीं पे एक कहावत मिलता है कि शेर की खाल में गधा
यानी खाल कैसा था, शेर का था, यानी अंग्रेज कैसे थे, तो दिखाई देता था, ऐसे लगता था कि मानो कि शेर हैं, लेकिन शेर के अंदर क्या छिपा था, गधा छिपा था। इसीलिए इन्होंने उन सोने के सिक्कों का महत्व नहीं समझा और उसे क्या किया, गला डाला। और ये जो आपको मिलता है, ये जो कहावत मिलता है जिसका नाम है शेर की खाल में गधा, किस पुस्तक में मिलता है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवधान को रेखांकित किया, इसके बारे में आपको बताना है। तो लेखक ने बताया है कि नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में नव जीवन का संचार हुआ है और समय समय पर विविध साधनों और मार्गों द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित रही हैं हमेशा से। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या क्या दिखाए हैं, ये बताना है। यानी लेखक कौन सा ऐसा प्रमाण दिखाता है जिससे पता चलता है कि भारत और यूरोप के बीच में व्यापारिक संबंध हमेशा से रहा है, उसी प्रमाण के बारे में आपको बताना है। तो लेखक के अनुसार यहाँ पे हमें पता चलता है कि सोलोमन के समय से ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। साथ ही इन देशों के व्यापारिक अध्ययन के आधार पर प्रमाणित होता है कि हाथी का दांत, बंदर, मोर और चंदन इत्यादि जिन वस्तुओं का यहाँ से ओफिर से निर्यात की बात बाइबिल में कही है, किस में कही गई है, बाइबिल में। तो पूछेगा कि हाथी दांत, बंदर, मोर, चंदन आदि इन वस्तुओं का आयात और निर्यात के बारे में किस पुस्तक में बात किया गया है, तो बाइबिल में बात किया गया है। बाइबिल में कही गई है वे वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश से नहीं लाई जा सकती, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत तथा यूरोप के मध्य हमेशा से व्यापार संबंध रहा था, कभी बंद नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे कि भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए लेखन में महत्वपूर्ण बतलाया, यानी किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बताया है, स्पष्ट करना है। भारत की जो ग्राम पंचायत थी वह किस अर्थ में समझने योग्य थी और किनके लिए ये महत्वपूर्ण भी था, ये बताना है। तो कह रहा है कि प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझने के लिए, समझाने के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र भारत का ग्राम पंचायत है और इसी में विद्यमान है। जिन लोगों को अत्यंत सरल और राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंध, प्राचीन युगीन कानून के पुरातन रूपों के विषय में अनुसंधान की महत्ता को समझने की क्षमता प्राप्त करनी है, उनके लिए क्या है, भारत की जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के लिए लेखक को महत्वपूर्ण बताया है कि यहाँ पे आपको सीखने की जरूरत है। यहाँ पे ये याद रखना है, एक क्वेश्चन याद रखना है, 28 डेट याद रखना है, 28 अक्टूबर, तिथि कौन सा है, 28 अक्टूबर सन 1900। इसी दिन क्या हुआ था, निधन हो गया था। किसका निधन हो गया था, तो यहाँ पे मैक्स मुलर का निधन हो गया था। किसका निधन हुआ था, तो मैक्स मुलर यानी लेखक का निधन हो गया था। कब लेखक का निधन हुआ था, 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी को मैक्स मुलर का निधन हो गया था। आगे हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि धर्मों की, यानी धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछ देगा कि धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, या दूसरे तरीके से पूछेगा कि धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, या फिर भारत से हम क्या सीखें। इसी के आधार पे आपको बताना भी है। यानी इन क्वेश्चन का आंसर तो देना है, लेकिन किसके आधार पे देना है, तो ये जो चैप्टर है भारत से हम क्या सीखें, इसी के आधार पे देना है। ये नहीं कि कहीं अन्य चैप्टर के आधार से या फिर अपने दिमाग के हिसाब से आप लोगों को देना है। तो आंसर कैसे लिखेंगे कि भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। यहाँ धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य जीमा रूप का यहाँ पे प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। भारत वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है। यहीं पे बौद्ध धर्म का जन्म हुआ था, भगवान बुद्ध का जन्म यहीं पे हुआ था, इसलिए बौद्ध धर्म का जन्म भूमि कहा जाता है, वैदिक धर्म का भूमि कहा जाता है। पारसियों के जरथुस्त्र धर्म की यह सरल स्थली, यानी पारसियों के धर्म की इसे सरल स्थली, यानी पारसियों ने यहाँ पे सरल स्थापित लिया, यानी सरल लिया था, इसीलिए सरल स्थली कहा गया।
आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर, नए नए नियम, नए नए धर्म विकसित होते रहते हैं और इस तरह से भारत धार्मिक क्षेत्र में विश्व को आलोकित करने वाला एक महत्वपूर्ण देश बना रहता है या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करना है। इसको स्पष्ट करने से पहले एक चीज़ याद रखना है आप लोगों को कि जब महारानी विक्टोरिया प्रभावित हुई थी, किससे प्रभावित हुई थी? तो मैक्स मूलर से प्रभावित हुई थी। तो उन्होंने क्या किया था? नाइट का उपाधि दिया था मैक्स मूलर को। महारानी विक्टोरिया जो थी, विक्टोरिया ने, यहाँ पे वी होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया ने कौन सा उपाधि दिया था और किसको दिया था? तो ये याद रखना है यहाँ पे कि नाइट का उपाधि यहाँ पे दिया था। यहाँ पे किस चीज़ का उपाधि दिया गया था? तो नाइट का उपाधि दिया गया था विक्टोरिया को। और महारानी विक्टोरिया ने नाइट का उपाधि दिया था। किसको उपाधि दिया गया था? ये मैक्स मूलर को। और ये जो उपाधि था उन्होंने अस्वीकार कर दिया था, यानी मैक्स मूलर ने इस उपाधि को स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने बताया कि नहीं, हमें ये उपाधि बहुत ही तुच्छ प्रतीत हुआ है, हम इसे नहीं अपनाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो कह रहा है कि भारत अतीत और भविष्य को जोड़ता है। यहाँ मानवीय जीवन का प्राचीनतम ज्ञान विद्यमान है। यहाँ की भूमि प्राचीन इतिहास से जुड़ी रही है। यहाँ की संस्कृत भाषा के द्वारा विश्व को चिंतन की ऐसी धारा में अवगाहन का अवसर मिलता है जो अभी तक अज्ञात थी। यह बीते हुए काल और आने वाले समय के लिए सेतु के रूप में मान्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि मैक्स मूलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषता और महत्व को बतलाए हैं। तो मैक्स मूलर क्या बताते हैं? कहते हैं कि मैक्स मूलर के अनुसार संस्कृत की पहली विशेषता इसकी प्राचीनता है। कैसी प्राचीनता है? तो इन्होंने मूसह, यानी यहाँ पे एक शब्द लिया था संस्कृत से जिसका नाम था मूसह, और इसी के माध्यम से ये बताए थे कि मदद से ग्रीक, लैटिन, गथिन, एंग्लो सैक्सन जैसी या फिर ट्यूटानिक भाषाओं, कैटिल तथा स्वाल भाषाओं के विद्यमान समानता की समस्या को आसानी से हल किया था इसी वर्ड को लेकर के, जिससे हमको पता चला कि मूसह को कहीं मूस और कहीं मूस यानी अलग अलग कंडीशन में इस्तेमाल किया गया था, जिससे पता चला कि हर जगह की जितनी भी भाषाएं हैं संस्कृत से तुलना करने पे पता चलता है कि कहीं ना कहीं सारे जितनी भी भाषाएं उनका कहाँ से उत्पत्ति हुआ है? संस्कृत से हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं, ये बताना है। तो लेखक किसी विषय के भूल उद्गम स्रोतों तक पहुंचने को उसका वास्तविक इतिहास मानते हैं। यानी कोई चीज़ भूल गए हैं, कोई हमारा सभ्यता गुम हो चुका है और उस तक हम पहुंच गए, यानी पहुंचने को ही उसका वास्तविक इतिहास माना जाता है। यानी हम पहुंच गए, इसका मतलब हमारा इतिहास मिल गया, क्योंकि वहीं से उस विषय की मौलिकता और तथा उसका विकास तथा उसकी शाखाओं प्रशाखाओं जीवन मूल्यों को ज्ञात किया जा सकता है या ज्ञात होता है। जब तक हम उसके पास नहीं पहुंचेंगे हमें पता नहीं चलेगा उसका विकास कैसे हुआ था, उसकी शाखाएं कैसी थी तथा प्रशाखाएं कैसी थी, जीवन मूल्य कैसा था। इन सारी चीज़ों को पता करने के लिए हमें उसके पास पहुंचना पड़ेगा जो हम भूल चुके हैं उद्गम स्रोतों को, यानी यहाँ तक हमें पहुंचना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पाश्चात्य जगत को प्रमुख लाभ क्या क्या हुए हैं, ये बताना है। लाभ होगा, यहाँ पे लाभ कर लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा इसको काट देना है, ठीक है। आगे कह रहा है, तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे कि संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से मानव जाति के बारे में पाश्चात्य जगत के विचार व्यापक और उदार बने हैं। लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर समझे जाने वाले लोगों को भी अपने परिवार के सदस्यों की भांति गले लगाने की संस्कृति का विकास हुआ और इसके अध्ययन ने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में प्रकट कर दिखाया जो पहले नहीं हो पाया था। इसके अध्ययन के पश्चात जगत में विश्व के प्राचीनतम अवस्था का ज्ञान प्राप्त किया जा सका है और तभी ये संभव भी हो पाया है। यहाँ पे क्वेश्चन है अगला कि लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है और क्या ऐसा कहना उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करना है। थोड़ा सा यहाँ पे हम बताएंगे आप लोगों को कि यहाँ पे ये जो
लेखक हैं ये नया सिकंदर किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं? तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि विलियम जोन्स जब लंबी यात्रा के बाद, यानी उसके बाद का ये बात है कि मैक्स मुलर ने भारतीय लोक सेवा में चयनित जो यूरोपियन अथवा अंग्रेजों को नया सिकंदर कहा था। इसलिए यहाँ पे एक और चीज़ था कि यूरोपीय अधिकारियों को जागृत करने के लिए, उत्सुकता बढ़ाने के लिए, बौद्धिक विकास और सकारात्मक सोच के लिए, उनके उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ाने के लिए उन्हें नया सिकंदर कहा गया था और ऐसा कहना उचित है। लेखक ने नया सिकंदर भारत को समझना, जानना एवं संपूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु भारत आने वाले नव युगांतुक अन्वेषण पर्यटकों एवं अधिकारियों को कहा है, वही अधिकारी जो आए थे यहाँ पे चयनित होकर के। उसी प्रकार आज भी भारतीयों को निकट से जानने की नवीन स्वप्नदर्शी को आज का सिकंदर कहा गया, यानी कहा गया, और ये अतिशयोक्ति नहीं है, यह उचित है, ये याद रखना है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि लेखक ने भारत के लिए नवगांतुक अधिकारियों को किस तरह सपने देखने का प्रेरित, यानी किस तरह के सपने देखने को प्रेरित किया है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इसके बारे में आप लोग गौर से सुनिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कैसा सपना देखने के लिए बताया गया है, या फिर ये जो सपना है, ये सपना कर यहाँ पे कि किस तरह के सपने देखने के लिए प्रेरित किया और क्यों प्रेरित किया, ये इन दोनों के बारे में आपको बताना है। तो कहानी फिर वहीं पे चला जाता है यहाँ पे कि लेखक ने भारत के लिए वही, यानी नवगांतुक अधिकारियों को सर विलियम जोन्स की तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। सर विलियम जोन्स कैसा सपना देखते थे ये कौन बताएगा? तो सर विलियम जोन्स का जो कहानी है इसको हमने लाइन बाय लाइन अच्छे से बताया है। कहाँ पे बताया है? तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है इसका, यानी भारत से हम क्या सीखें, इस चैप्टर का जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वहाँ पे काफ़ी अच्छे से बताए हैं कि सर विलियम जोन्स कैसे सपना देखा करते थे और कैसे सपने को अपने पूरा किए थे। तो वही कह रहा है कि प्रेरित किया क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड से प्रारंभ की हुई अपनी लंबी समुद्र यात्रा की समाप्ति पर क्षितिज में प्रकट होते हुए भारत के तट का दर्शन करते हुए जो अनुभव किया था वो काफ़ी सुखद था। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि ये जो अधिकारी हैं इनको उन्हीं के तरह सपना देखना चाहिए, और इसीलिए देखना चाहिए क्योंकि वह काफ़ी सुखद था। ठीक है, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है, ऐसा कहना क्या उचित है, लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करना है। तो लेखक ने नया सिकंदर भारत को समझना, जानना और संपूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु भारत आने वाले नवागंतुक अन्वेषकों, पर्यटकों एवं अधिकारियों को कहा है। उसी प्रकार आज भी। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ये जो क्वेश्चन है ना शायद रिपीट हो गया गलती से, तो इसको आप लोग नहीं भी लिखिएगा क्योंकि आप लोग पीछे लिख चुके होंगे। तो यहीं से आपका कंप्लीट होता है क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया ना तो आप लोग फटाफट ये जो चैनल है ना स्मार्ट लर्निंग अड्डा, इस स्मार्ट लर्निंग अड्डा को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लड़कों के पास भी शेयर कीजिए। जितने भी बच्चे आपके कांटेक्ट में हैं और आपके जानने वाले सबके पास शेयर कीजिए। उनको भी बताइए कि वे लोग भी अपने जानने वालों के पास शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस लॉकडाउन में अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें, उनका पढ़ाई स्लो ना हो, एग्ज़ाम का अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकें। और यहाँ पे इस चैनल पे लगातार वीडियोज अपलोड होते रहेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, हर चीज़ आप लोगों को मिलने वाला है और भी ज़्यादा मटेरियल मिलेंगे। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो देखने के बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है क्योंकि जब तक आप लोग हमें मोटिवेट नहीं कीजिएगा तब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो तो क्या करना है, कमेंट करना है ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करना है, तब जाके हम ज़्यादा से ज़्यादा और भी अच्छे से मेहनत करके आप लोगों के लिए नए नए कंटेंट और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हर चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के आएंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो शेयर करें और ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।